वेलकम फ्रेंड्स, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम फिजिकल एजुकेशन और योगा का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं एमसीक्यू सीरीज़ का। और फोर्थ सेमेस्टर के लिए बीए बीएससी बीकॉम के लिए वीडियोस बनाई जा रही है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें एनईपी पैटर्न लागू हो गया है उनके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। और जितनी वीडियो दी जा रही हैं केवल आप उनको ही पढ़ लीजिए। जितनी पीडीएफ दी जा रही हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लें और उन पीडीएफ्स को पढ़ जाएं। केवल पढ़ के जाएं और उनको उन्हीं को ही पढ़ें। कोई नोट्स नहीं पढ़ना आपको, कोई कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना, आप इनको ही पढ़ें। यही क्वेश्चन आएंगे, फिक्स सर्टेन पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम टफ क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक सी नॉलेज चाहिए होती है। माइनर नाम ही उसका माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है फिजिकल एजुकेशन और योगा का। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और 2 पार्ट को देख लें। इसमें लगभग 10 से 12 पार्ट आएंगे। इसके बाद अपन जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें जो फिजिकल एजुकेशन और योगा का जो पेपर है उसको अपन एनालिसिस करेंगे। सीरियल नंबर पर मत जाइएगा क्वेश्चन के, रैंडमली क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं वो उठा लिए जाते हैं, ठीक है। जो फालतू के क्वेश्चन रहते हैं उनको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिजिकल एजुकेशन और योगा एमसीक्यूज़ पार्ट 3 है। कौन सा है? पार्ट 3, फोर्थ सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, योगासन के क्या क्या लाभ हैं। तो शरीर में रक्त संचार, वी शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील, सी मांसपेशियों में दृढ़ता, डी उपरोक्त सभी। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। भ्रष्टिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है थायराइड व गले के रोग दूर हो जाते हैं, रक्त शुद्ध होता है, प्राण व मन स्थिर होता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पे, उपरोक्त सभी। जैसे ही डी देखे उपरोक्त सभी, ठीक है, तो वहाँ पर उसके चांस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्ट होने के, तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पे। कपाल अर्थात मस्तिष्क व भांति का अर्थ क्या होता है? उजाला या आभा। कपाल मतलब कपाल भाती करते हैं ना अपन लोग, योगा कपाल भाती क्रिया है योग की, तो उसको करते हैं। तो उसमें कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाती का अर्थ होता है आभा या उजाला। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। विश्रामदायक आसन कौन सा होता है? हमने बताया था शवासन। भाई साहब, सब आसनों में सबसे लास्ट में किया जाने वाला आसन होता है शवासन, ठीक। मुर्दे की भांति लेट जाते हैं और अंग प्रत्यंग को क्या करते हैं, एकदम ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल मन को शांत करते हुए लेट जाते हैं। तो इसमें शरीर जो हमने पहले आसन किए तो उनसे जो शरीर थक चुका था, अब वो जो शरीर है धीरे धीरे रेस्ट की पोजीशन में जाने लगता है, रिलैक्स होने लगती हैं चीज़ें, सब चीज़ें रिलैक्स होने लगती हैं। तो क्या वो विश्रामदायक आसन कौन सा होता है? शवासन। और सबसे बाद में किया जाने वाला आसन भी शवासन होता है। और एक चीज़ और एडिशनल यहाँ पर रिकॉल कर लीजिए कि भोजन के बाद किया जाने वाला जो आसन होता है वो तो कौन सा होता है? वज्रासन। कौन सा होता है? वज्रासन। और हाँ, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो 12। और कितने मंत्रों का उच्चारण किया जाता है सूर्य नमस्कार में? 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। विश्रामदायक आसन कौन सा है? हमने बता दिया, ऑप्शन डी शवासन, ठीक। योगासन व योग अभ्यास को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ए 2। भैया, योग अभ्यास व योगासन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। योग अभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? देखो, जो अपन योग में करते हैं तो इन सब चीज़ों से कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो लॉजिकल बेस्ड होंगे। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर लेंगे, कोई पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, वहीं पर आ जाते हैं वो तो एग्जाम में। योग अभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? यौगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए, यौगिक क्रियाओं मन व शारीरिक हैं, वे आपस में सहायक व संबंधित होती हैं, समस्त योग अभ्यास में मन शांत रहना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखो, सब बातें हमें ठीक लग रही हैं लगभग, तो ऑप्शन ई लगा देंगे, उपरोक्त सभी। वैसे ई आते नहीं हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन ही आते हैं, तो यहाँ पर वो डी की जगह उपरोक्त सभी रख देगा और डी को हटा देगा, ठीक। तो उस हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेंगे। उद्देश्य की दृष्टि से योग आसन निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं उद्देश्य की दृष्टि से? होते हैं भाई साहब 3 प्रकार के। कौन कौन से? ध्यान उपयोगी, व्यायामात्मक और विश्रामदायक आसन। कितने प्रकार के आसन होते हैं? 3। अपन इतना ध्यान कर लीजिए कि उद्देश्य की दृष्टि से आसन होते हैं 3। तो 3 देखो किस में है? देखो, पहले में 3 है, नहीं है 2 है। दूसरे में 3 है, बिल्कुल 3 है, तो ऑप्शन बी लग जाएगा। तीसरे में क्या है? 2 है, डी हो नहीं सकता है, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने
एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन कौन सा होता है? पद्मासन। भाई साहब पद्मासन होता है नॉर्मल आसन, मतलब जैसे अपन बैठते हैं ना पालथी मसाल के, तो वैसे स्थिति में ऋषि मुनियों की तरह बैठ जाइए आप। तो ऋषि मुनि जो अपनी वो ध्यान धारणा समाधि करते थे, क्या करते थे? समाधि लेते थे, तो इसी मुद्रा में लेते थे। तो रीढ़ की हड्डी इसमें एकदम सीधी की जाती है, एकदम सीधा, झुक के नहीं बैठना पड़ता, एकदम सीधा बैठते हैं अपन, ठीक है। मन को एकाग्र चित्त करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान के लिए ध्यान को किस आसन की अवस्था में किया जाता है? तो वो होता है पद्मासन की अवस्था में। क्या होता है? पद्मासन की अवस्था में। गूगल जाके अभी हाल डालेंगे पद्मासन कैसे किया जाता है, वहाँ पर इमेज आएगी, उसको आप देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसकी इमेज आपको बन जाएगी। कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाया जाता है? क्या है? सर्वांगासन। मतलब धड़ को धीरे धीरे कैसा उठाया जाता है? 90 डिग्री तक धड़, ठीक है। तो इस सर्वांगासन को आप गूगल पर डालेंगे, इसको देखेंगे कैसे किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा कैसे 90 डिग्री तक उठ रहा है ये। तो 90 क्या होगा? 90 डिग्री तक किसे? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, सर्वांगासन। निम्न में कौन सा तत्व अनुमान से संबंधित है? पूर्ववत। देखो अपन बोलते नहीं यार पूर्ववत, तो एक अनुमान ही तो लगाया जा रहा है ना, पूर्ववत, पहले की तरह। तो पहले की तरह एग्जैक्टली पहला तो है नहीं, तो अनुमानी की स्थिति तो होगी। शेषवत, मतलब जैसा लास्ट में शेष बचा है उसी की तरह, मतलब पिछले में जो शेष बचा था उसी की तरह यहाँ पर आया है, तो शेषवत भी एक अनुमान की अवस्था है। और सम्मानायु दृष्ट, ये भी एक क्या है? तत्व, मतलब क्या है? एक अनुमान का तत्व है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे उपरोक्त सभी। परिणामवाद का प्रवर्तक कौन सा दर्शन रहा है? तो ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैराग्य संदीपनी के रचयिता कौन है? तुलसीदास। यह आपने पढ़ा होगा समथिंग 10th क्लास में, बिल्कुल हिंदी की बुक में आपने पढ़ा होगा। वैराग्य संदीपनी के रचयिता कौन है? रामचरितमानस भी इन्हीं ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, और इन्हें कई प्रकार की और भी पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे वैराग्य संदीपनी के रचयिता हैं तुलसीदास जी। इक्ष्वाकु कुल के राजगुरु कौन से ऋषि थे? तो कौन सी थी? वशिष्ठ। एज इट इज याद करेंगे, ऑप्शन ए। स्वामी कुलवयानंद जी ने अपने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना कहाँ की थी? लोनावाला में। कहाँ पे की थी? लोनावाला में इन्होंने अपनी पहली अस्पताल खोली थी। भास्कर संहिता के रचयिता कौन है? सी महर्षि च्यवन। क्या है? महर्षि च्यवन। हमने बताया था कि योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि। और योग भाष्य के हैं वेदव्यास जी, ठीक है। योग सूत्र और योग दर्शन दोनों के क्या है? महर्षि पतंजलि। योग भाष्य के हैं वेदव्यास जी, और भास्कर संहिता उसी में ऐड कर ली ना, के रचयिता कौन है? महर्षि च्यवन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में कितनी नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो कितना? 10। कितनी नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है? 10 नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है। निम्न में से किस महर्षि को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है? वेद व्यास जी को। भाई साहब वेद व्यास जी ने आपको पता है महाभारत लिखी है, तो महाभारत जी किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित। तो भाई साहब कृष्ण द्वैपायन हुए ना ये, तो फिर तो ऑप्शन डी लगा देंगे, वेद व्यास जी, ठीक। पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन है? तो पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन है? हमने बताया आपको वज्रासन। वज्रासन है, ठीक है। खाना खाने की क्रिया के बाद वज्रासन किया जाता है, इसीलिए ये पाचन प्रणाली वाला आसन कौन सा है? वज्रासन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कपालभाति किस रोग में लाभदायक है? तो दमा, एलर्जी, श्वास, उपरोक्त सभी। तीनों कैसी हैं? तीनों जो बीमारियां हैं जो श्वास से संबंधित हैं, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया से संबंधित, तो ऑप्शन डी लगेगा यहाँ पे कपालभाति। कपालभाति में पता है कि कपालभाति क्रिया में सांस को छोड़ा लिया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी लग जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी रोगों में क्या होती है? लाभदायक होती है। भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों में लाभ प्राप्त होता है? मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, उपरोक्त सभी। जैसे ही उपरोक्त सभी लगा देखा, वहां पे हमने ऑप्शन डी को टिक कर दिया। शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है? तो दंत रोग में, गले व मुंह में, पाइडिया में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी लगेगा, उपरोक्त सभी। पद्मासन किस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने में दिलाने में सहायक है? शारीरिक समस्याओं में, स्नायविक समस्याओं में, भावनात्मक समस्याओं में, उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी में। गौमुखासन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है? तो मधुमेह रोग में, पीठ दर्द में, ग्रीवा के रोग में, उपरोक्त सभी में। तो जैसे उपरोक्त सभी देखा अपन ने डी लगा दिया, ठीक है।
मुकद्दर चलाने से क्या लाभ होता है? तो भैया मुकद्दर जैसे ही आप चलाओगे, देखना मुकद्दर कैसे चलाया जाता है यूट्यूब पर या कहीं पर गूगल पर, तो उससे शरीर कैसा होता है? मजबूत होता है, पैर मजबूत होते हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं, स्फूर्ति आती है शरीर में, ठीक है, पेट की खराबी ठीक हो जाती है। तो ऑप्शन डी लगेगा, उपरोक्त सभी। भुजंगासन के क्या क्या लाभ हैं? थायराइड ठीक करता है, पेट के घाव ठीक करता है। उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उपरोक्त तो दोनों जैसे ही देखा अपन ने ऑप्शन सी को टिक कर दिया, ठीक है। योग आसन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के 3 प्रमुख पक्ष हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धार्मिक। भाई साहब, बालक का मानसिक विकास होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास आवश्यक, उसका आत्मिक मतलब अंदर से उसका विकास होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन धार्मिक विकास नहीं होना चाहिए उसका। बच्चे को धर्म के प्रति धार्मिक विकास जरूरी नहीं है योग दर्शन के अनुसार। किस प्रकार से? क्योंकि धर्म के भेदभाव उसके अंदर ना आ जाए, वो सभी धर्मों को एक समान माने, ठीक है, उसमें सभी धर्मों के प्रति एक समान सम्मान का भाव उसके अंदर होना चाहिए। तो ये धार्मिक भाव मतलब एक पक्ष धर्म वाला पक्ष उसके अंदर नहीं होना चाहिए छोटे बच्चे के अंदर या उसके व्यक्तित्व में। तो ऑप्शन ए लगाएंगे, धार्मिक। चंद्र नमस्कार आसन कितने आसनों का सुनियोजित क्रम है? कितने का? 9। तो चंद्र नमस्कार, देखो एक चीज़ याद करना, चंद्र नमस्कार में आसन तो 9 होते हैं, लेकिन चंद्र नमस्कार में कितने चरण होते हैं, मतलब कितने स्टेप्स तक ये किया। 9 आसन किए जाते हैं, लेकिन इनमें स्टेप होते हैं। उन्हीं 9 आसन को इस प्रकार से किया जाता है कि वो 14 बार हो जाते हैं। 9 आसन को इस प्रकार से करते हैं कि कुछ आसन होंगे जो रिपीट होंगे, मतलब कुछ आसन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार आसन तो 9 है, लेकिन चरण बन जाएंगे 14। तो चंद्र नमस्कार में चरण कितने होते हैं? 14, लेकिन आसन कितने होते हैं? 9। उसी प्रकार सूर्य नमस्कार में आसन कितने होते हैं? 12। कितने आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में? 12। उसमें 12 मंत्रों का जाप किया जाता है। हर एक आसन को करते समय एक मंत्र का जाप किया जाता है। ऑप्शन सी लगाएंगे यहाँ पर। चंद्र नमस्कार में कितने आसन का सुनियोजित क्रम है? तो क्या है? सी, 9। ये आप छोड़ देंगे क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आएगा ये, ऐसे पढ़ लो, आ जाए तो पढ़ लो, इजी है। उत्कट कोणासन में इस मुद्रा में आने के लिए गहरी श्वास लेते हुए अपना पैर दूसरे पैर से जितना दूर रखें, दोनों पंजे दाहिनी तथा बाईं ओर को करें। कंधों की ऊंचाई से कुहनी के बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए? ऑप्शन है 96 डिग्री का कोण, ठीक है, 96 डिग्री। डायरेक्ट याद करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए योगी लोग प्रायः कौन सी व्यायाम करते हैं? हमने बताया था त्राटक। देखो त्राटक होता है टकटकी लगाकर देखना, दीपक की लौ। इससे क्या होता है? एकाग्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो नेति भी इसी प्रकार का होता है। तो ऑप्शन सी लगेंगे, ए और बी दोनों। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए त्राटक भी किया जाता है और नेति भी किया जाता है। किन व्यक्तियों को धनुरासन नहीं करना चाहिए? माइग्रेन, जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं और जिन लोगों का सिर दर्द होता है उनको धनुरासन नहीं करना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही हैं। कमर दर्द एवं सर्वाइकल के लिए कौन सा योग लाभदायी है? तो कौन सा योग है? ऑप्शन डी। देखो जैसे ही देखा, वी और सी दोनों सही हैं, तो हम ऑप्शन डी पर जाएंगे सीधे, मतलब गोमुखासन भी कर लो, ठीक है, और वज्रासन भी कर लो। तो ऑप्शन डी लगा देंगे यहाँ पर। कमर दर्द व सर्वाइकल के लिए कौन सा योग लाभकारी? ऑप्शन डी। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ मंत्र के रूप में सूर्य के कितने नाम बोले जाते हैं? तो 12। हमने बताया था सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। 12 आसनों को करते समय 12 बार मंत्र का जाप किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी लग जाएगा। और चंद्र नमस्कार में 9 आसन होते हैं, 9 आसन होते हैं, लेकिन चरण कितने होते हैं? उसमें 14 चरण होते हैं, ठीक है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए? भैया हृदय रोग है, स्लिप डिस्क है, उच्च रक्तचाप, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। कमर दर्द, गर्दन दर्द एवं स्लिप डिस्क के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो कौन सा आसन होता है? उष्ट्रासन। देखो उष्ट्रासन किस प्रकार से करेंगे? जिस प्रकार ऊँट होता है ना, उष्ट मतलब होता है ऊँट की पोजीशन में आना पड़ता है अपन को। तो क्या होगा? इससे कमर दर्द, ऊँट की देखो गर्दन देखी होगी आपने कैसी होती है, मतलब एक कर्व, मतलब एक कर्वेचर होता है उसकी गर्दन में, एक प्रकार से मुड़ी होती है विशेष अवस्था में। तो क्या होता है? उष्ट की जैसे ही अपन अवस्था बनाएंगे आसन करते समय, जैसे ही अपने शरीर को ऊँट की स्थिति में लाएंगे तो हमारी गर्दन पर तनाव पड़ेगा। इससे हमारे कमर दर्द, गर्दन दर्द क्या होगी? सब दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा? ओ सॉरी, यहाँ पे सर्पासन है, सर्पासन है, ठीक है। कमर दर्द, गर्दन दर्द एवं स्लिप डिस्क के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो ऑप्शन सी है सर्पासन।
स्त्री रोग में लाभप्रद आसन कौन सा होता है? शलभासन, चक्रासन, मार्जरीयासन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी देखा हमने, ऑप्शन डी करेक्ट कर दिया। किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं? भस्त्रिका। क्या है? भस्त्रिका। किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है? भस्त्रिका से हो जाता है। एक चीज़ अपन याद करेंगे, घिरण्य संहिता में कितने, घिरण्य संहिता इसमें श्लोक कितने? 353 श्लोक हैं। अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं। इसको याद कर लेंगे, एडिशनल है ये, इंपॉर्टेंट भी है, आएगा ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा बाद में इसका प्रॉपर। कौन सी योग क्रिया घेंगा रोग को उपचार में उपयोगी होती है? सर्वांगासन, जालंधर बंद, हलासन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जैसे ही देखा, ऑप्शन डी लगा देंगे। किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय हो जाता है? कौन सा? कपाल भाती। भैया कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाती का अर्थ होता है उजाला, कांति, चमक। तो कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का विकास किस आसन से होगा? किस प्राणायाम से होगा? तो कपाल भाती प्राणायाम से होगा, ऑप्शन ए। कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है? उज्जाई। कौन सा है? उज्जाई प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोक देता है। कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? अनिद्रा, अम्लता, पित्त, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेति क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? तो सिरदर्द, अवसाद, मिर्गी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। त्राटक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? त्राटक के अभ्यास से एकाग्रता में वृद्धि होती है, बिल्कुल हमने बताया था। त्राटक मतलब टकटकी लगाकर देखना, दीपक की लौ, तो इससे एकाग्रता में वृद्धि होगी, मन शांत होता है, मन के नकारात्मक विकार दूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप दीपक की लौ को देख रहे हैं, दीपक मतलब उजाला, उजाले का मतलब पॉजिटिविटी। ठीक है, तो नकारात्मकता दूर हो जाती है। अनिद्रा भी दूर होगी जब आप दीपक की लौ को टकटकी लगाकर देखेंगे। आंखें तो खुली हुई हैं ना आपकी, तो अनिद्रा का जो अनिद्रा आ रही है आपके अंदर, वो दूर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी होगा, त्राटक का अभ्यास माइग्रेन व मिर्गी रोग को दूर करता है। ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन सी। नपुंसकता तथा यौन रोग के उपचार में निम्न में कौन सा आसन उपयोगी है? उत्तान पादासन, गोमुखासन, शलभासन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। घेंगा रोग के निवारण हेतु निम्न में कौन सा बंद उपयोगी होता है? कौन सा होता है? जालंधर बंद। कौन सा? जालंधर बंद। घेंगा रोग, जालंधर बंद, सीधा याद कर लें, घेंगा रोग, जालंधर बंद। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है गर्भाशय के बाहर शिशु का विकसित होना। ठीक है, इसको गूगल ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है ये। गर्भाशय के बाहर शिशु का विकसित होना, ऑप्शन 20 करेक्ट ऑप्शन। कोमा की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? बेहोशी व प्रतिक्रियाहीनता की स्थिति। जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो बेहोश तो हो जाता है, उसके अंग प्रत्यंग एकदम ढीले पड़ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, मतलब एक प्रकार की जिंदा लाश हो जाता है वो। ठीक, तो कोमा की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो बेहोशी एवं प्रतिक्रियाहीनता की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन बी। एनाडिप्सिया का अर्थ होता है तो अत्यधिक प्यास लगना। क्या होता है? एनाडिप्सिया का अत्यधिक प्यास लगना। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन आप खुद से पढ़ते जाएंगे, वीडियो लेंदी हो रही इसलिए। बवासीर के उपचार में निम्न में से कौन सी मुद्रा उपयोगी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अश्वनी मुद्रा। कौन सी होती है? अश्वनी मुद्रा। इसको ध्यान से करना, इसमें उपरोक्त सभी भी है, वरना आप जल्दी में जाके सर ने बताया था कि जहाँ उपरोक्त सभी दिखे उसको टिक कर दो, तो ऐसा नहीं है, कुछ स्थानों पर रहते हैं, एक्सेप्शन रहते हैं। ठीक है, तो अश्वनी मुद्रा। कब्ज के उपचार के लिए इनमें से कौन सी क्रिया का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? वस्ती। ठीक है, क्या है? वस्ती। क्या कर देखो, वस्ती, वहाँ सोच की क्रिया को क्या कहा जाता है? वस्ती। ठीक है, तो कब्ज के उपचार के लिए कौन सी क्रिया उपयोग में आएगी? ऑब्वियसली वस्ती आएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उपयोगी है? तो नौली। नौली में होता है पेट को राउंड घुमाते हैं बाबा रामदेव की तरह। ठीक है, तो यह होता है पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी क्रिया अत्यधिक उपयोगी है? नौली। और कब्ज के उपचार के लिए वस्ती। ठीक, फेफड़े से संबंधित रोग के उपचार के लिए इनमें से कौन से वर्ग के आसनों का अभ्यास उपयोगी होता है? तो इसमें होता है वक्ष विस्तारक आसन। देखो वक्ष मतलब होता है, देखो इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, सामने झुकने वाले आसन। सामने झुकने वाले जो आसन किए जाते हैं वो होते हैं पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं किसके लिए? ये कह रहे हैं फेफड़े से संबंधित रोग के लिए। तो फेफड़ा तो भैया यहाँ पर होता है ना वक्ष में अपने, तो वक्ष को फुलाओ, फिर ऐसे आसन करो जिससे वक्ष फूले, फिर दब जाए, फिर फूले, फिर दब जाए। ठीक है, तो फेफड़ों से संबंधित उपचार के लिए अपन वक्ष विस्तारक आसनों को करेंगे, जिससे हमारे फेफड़े क्या होंगे? स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे श्वसन तंत्र स्वस्थ होगा। साइनस के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? कौन होता है? नेति।
ऐसा कर लो, नस से कर लो नेति, नस नेति, साइनस, नस से कर लो नेति, नस नेति, नस नेति, ठीक है। तो साइनस, तो अपन नेति ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न में से किसको अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उपरोक्त सभी। तो आप हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो आप तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली टिक कर सकते थे कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों को ही क्या माना गया? अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और इसी के साथ अपनी ये PDF कंप्लीट और ये वीडियो भी आपकी कंप्लीट। इसके बाद इसका नेक्स्ट 4th पार्ट अपलोड होगा। आप बढ़िया से वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एक ईजी सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं कि BSc BA BCom के 4th सेमेस्टर को पास करने के लिए आपको ये ज़रूरी है, ये हमेशा आगे जाकर आपको काम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार वीडियो कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक नहीं किया हो अभी तक तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, डिसलाइक का रीज़न कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे वीडियो में सुधार हो सके। और जो टेलीग्राम चैनल में, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। PDF वहीं पर अपलोड की जाती है। इसके साथ अपन मिलेंगे अब 4th वीडियो में। ओके, जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।